दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उस सीरीज में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 200 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे पुराना लेक्चर देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल और एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये मेंशन किया गया है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली ये भी मेंशन किया गया है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली ये भी मेंशन किया गया है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये मेंशन नहीं किया गया। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, लेकिन स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अगला क्वेश्चन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 ये क्या है। ये तो ये एक प्रकार से ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आता है। तो उसी में आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या हो जाएगा, ये एक फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड टू हिम। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक ऑफिस में जाने के लिए अगर उसे वो किसी अलग रिलीजन का है उसे जाने के लिए अगर मना कर दिया जाता है तो उसे कौन सा राइट्स जो उसे डिनाई होगा। तो ये होगा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर आपको पता ही है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 19 आता है। उसी में आर्टिकल 15 में ये राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल 15 से के अंतर्गत इसे मना कर दिया जाएगा। तो यानी कि यार इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाई। इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 19 जो सस्पेंड कर दिया जाता है ये किस लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये सस्पेंड किया जाता है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण अगर लगती है तो उस समय आपका आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो आपको पता ही है आर्टिकल 360 होता है फाइनेंस इमरजेंसी। इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन को इसे अब ये इसके कारण जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगभग लग जाता है। और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ ए स्टेट इसके अनुसार इसके में भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इम्प्लाइज कि फंडामेंटल राइट्स की थ्योरी क्या कहती है। तो ये फंडामेंटल राइट्स की थ्योरी कहती है सुवरेनिटी ऑफ द पीपल। सुवरेनिटी ऑफ द पीपल नहीं कहती है पीपल तो ऑलरेडी सुवरेन है ही। जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें पीपल को ही सुवरेन बताया गया है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ये तो सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नहीं, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स की थ्योरी जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो फंडामेंटल राइट्स है हमारा। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 में इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ के बारे में बात किया गया है, लेकिन जो टोटलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करती है। यानी कि आपका जो अधिकार है, जो आपको अधिकार दिया गया है, उस अधिकार से गवर्नमेंट लिमिट हो जाती है। आपके अधिकार का बार बार उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये बात करती है लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था अभी इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। ये किस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो ये आता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। आपको पता है ये अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक ये आता है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनमें से कौन सा दिया गया है।
तो पहला ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये तो आपको पता ही है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में दिया गया है ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ऑफ अदर ड्रग्स। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के बारे में अदर देन मेडिसिनल पर्पसेज के बारे में ये बताया गया है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, माइनॉरिटी को किस बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, तो ये डिफाइन किया गया रिलीजन के बेसिस पे, जो रिलीजन माइनॉरिटी है तो उसे ही माइनॉरिटी बताया गया है, रिलीजन को स्पेसिफिकली कलर, पॉपुलेशन और कास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल इंडिविजुअल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड टू द स्टेट एक्शन ओनली, ये क्या ये स्टेट एक्शंस के क्या कोई अगर स्टेट ही अगर आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो ही उसी पर लिमिटेड है ये नहीं है। मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन्स अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, ये अगर प्राइवेट पर्सन भी अगर आपके राइट का उल्लंघन करते हैं तो आप भी उसके अंतर्गत कोर्ट में जा सकते हैं। मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन, अगर पुलिस भी कोई अगर कार्रवाई करती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि स्टेट अगर कोई करती है कार्रवाई जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे या फिर कोई प्राइवेट पर्सन करता है या फिर पुलिस एक्शन के द्वारा होता है तो आप किसी भी सिचुएशन में आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू, किसे ये ग्रांट करती है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ऐसा ही हो जाएगा ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ जितने ही पर्सन इंडिया के अंतर्गत इंडिया के अंदर रहते हैं उन सबको आर्टिकल 14 के अंतर्गत इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अधिकार दिया गया है। यानी कि उनको कानून के अनुसार ही, कानून से ऊपर उनको किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो उसे कानून के समक्ष समान ही समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया है, तो ये बताया गया शेड्यूल 5th शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बताया गया है। और 4th जो 4 स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बारे में 6th शेड्यूल में बताया गया है। तो स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन का पूछा जाएगा शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5th शेड्यूल में उसे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल के अंतर्गत अबॉलिश किया गया, तो ये आर्टिकल 17 है, कितनी बार कोई एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को पनिशेबल एक्ट बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बिल्कुल सही है, आपको पहले ही बताया है आपको। फ्रीडम ऑफ कॉन्सर्स इंक्लूड राइट टू वेयर एंड कैरी कृपांश बाई 6, ये भी बिल्कुल सही है, राइट टू कॉन्सर्स में ही आता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, ये पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत नहीं, तो कोई भी ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेड अगर जो जनता है उसके लिए हार्मफुल है तो उस ट्रेड को आप कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आता है और जो हमारा जो रिटेन जस्टिस है वो भी आता है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एज फार एज आर्म्ड फोर्सेज आर कंसर्न्ड द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो ये जो आर्म्ड फोर्सेज को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो आर्टिकल 14 और 19 के अंतर्गत क्या है, तो अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। जो आर्म्ड फोर्सेज को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए अंडर आर्टिकल 14 एंड 19, ये जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उन्हीं के अनुसार इसे दिया जाता है उन लोगों को, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट इमेनेटिंग फ्रॉम राइट टू एजुकेशन, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से आता है, तो ये आता है राइट एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, उसी के अंतर्गत में राइट टू एजुकेशन भी आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत में तो राइट टू एजुकेशन नहीं आता है, कल्चरल एजुकेशन राइट के अंतर्गत भी नहीं आता है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत भी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से, तो हिंदू कम्युनिकेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से ये एक कम्युनिकेशन होगा स्टेट और यूनियन के बीच में, साथ ही यह एक राज्य भाषा होगी ना कि राष्ट्रभाषा होगी, और यह एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंडिया का।
ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब हिंदी के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री। जो किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो ये एज होना चाहिए 14 से नीचे के व्यक्ति को आपको किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय नहीं करना है। आर्टिकल 4 किसी भी हैजर्डस इंडस्ट्री में उसको एम्प्लॉय नहीं करना है, ये कानून के अंतर्गत ये एक अपराध है। तो ये आर्टिकल 40 इसका हो जाएगा 14 ईयर्स आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए एक कंडीशन कौन सा नहीं है। बाय बर्थ सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, बाय डिसेंट भी एक्वायर किया जा सकता है, बाय नेचुरलाइजेशन भी एक्वायर किया जा सकता है, बट बाय एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ये यहाँ पे नहीं चल सकता है। ये यूके वगैरह में चलता है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी के अनुसार से आपको सिटीजनशिप वहाँ का दे दिया जाता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ बर्थ, डिसेंट और नेचुरलाइजेशन के आधार पर ही आपको सिटीजनशिप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि इंडिया में सिटीजनशिप लेना है तो उसके लिए कौन कंडीशन को प्रिस्क्राइब करता है, तो ये प्रिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही कानून बनाती है। वो अभी सीए एक्ट आया है, वो पार्लियामेंट ने ही बनाया है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को अधिकार दे दिया है कि जो भी सिटीजनशिप के लिए जो भी कानून बनाना होगा वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज करेक्ट। इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो पहला है कि सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन 6 मंथ रेजिडेंस इन इंडिया इज इसेंशियल। तो ये तो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन द पर्सन कंसर्न्ड मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स। ये 7 ईयर्स का है टारगेट, अभी भी ये बार बार चेंज होते रहता है। और अभी अगला ऑप्शन है कि बोर्न इन इंडिया, अगर इंडिया में बोर्न हुए हो तो ओनली दैट पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप एटलीस्ट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज एन इंडियन। ये सिटीजनशिप एक्ट में भी ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल वगैरह में दिया गया है, तो ये दिया गया है पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 to 11। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 के आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब्स अबाउट द पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोई पर्सन अगर फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर किया वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है तो उसे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 9 में बताया गया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई सिटीजन अगर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर इन्यूमरेटेड इन। यानी कि सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है या फिर कैसे उसको टर्मिनेट किया जा सकता है वो कहाँ बताया गया है, तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है और इसमें बार बार अमेंडमेंट भी होते रहता है। तो यानी कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करना है, कैसे टर्मिनेट होगा, ये हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड। इंडिया का सिटीजनशिप किसी पर्सन का टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला है कि पर्सन वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। यानी कि एक आदमी अगर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है वॉलंटरली तो ऑलरेडी उसका जो है इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पर्सन हु हैज़ बिकम अ सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स विद इन 5 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। यानी कि फ्रॉड से अगर किसी ने लिया है अगर तो भी उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगला ऑप्शन है कि ये पर्सन हु इज सिटीजनशिप बाय बर्थ इंडल्जेज इन ट्रेड विद एन एनिमी कंट्री। अगर एनिमी कंट्री के साथ अगर युद्ध के समय में अगर कोई सिटीजन अगर उसके साथ ट्रेड करता है तो उसका सिटीजनशिप भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सब कंडीशन में अगर वॉलंटरली किसी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो भी उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, या फ्रॉड से लेता है तब भी टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर वो वॉर के समय एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो वो भी उसका सिटीजनशिप उसका टर्मिनेट कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बोर्न आउटसाइड इन इंडिया। अगर एक सिटीजन जो है वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है इवन इफ अगर इंडिया के बाहर जन्मा हो, तो उसके पीछे क्या कारण होगा। उसके पीछे ये कारण होगा कि फादर और मदर अगर इंडिया का सिटीजन रहे हैं अगर किसी भी समय में, फादर या मदर दोनों में से कोई एक, तो उसको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये कहेगा आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ फॉरनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, यानी कि फॉरनर को भी कौन सा फंडामेंटल राइट्स इंडिया में दिया गया है। तो ये है आर्टिकल 21, जैसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार जो है सबको दिया गया है, हर किसी को दिया गया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ इंडिया के पर्सन को दिया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन भी सिर्फ इंडिया के लोगों को दिया गया है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ जो है ये भी इंडिया के सिटीजन को ही दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दिया गया है, इंडिया और फॉरेनर दोनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये गलत है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। स्टॉक एक्सचेंज को यूनियन जो है, यूनियन उसको उसका सीईओ भी यूनियन ही नियुक्त करती है और यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, इसे कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया है। इंश्योरेंस भी यूनियन लिस्ट में आता था, अब मैरिज एंड डिवोर्स ये कंकरेंट लिस्ट में अभी आता है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है whom does the constitution confer स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो ये दी है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत आप फंडामेंटल राइट्स का अधिकार आपको मिला हुआ है। और उस राइट के अंतर्गत अगर कभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब बताया गया कि आर्टिकल 23 में क्या प्रोहिबिट किया गया है। तो ये ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग जो है उसे प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। बिगरी, स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर, इन सबको भी आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट किया गया है। ये आपको याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है। तो ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 20 to 22 रिलेट टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू, या क्या ये राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों का है। तो अभी पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये राइट सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को दिए जाते हैं, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स एनश्राइंड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 से किसे ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक राइट को हटा दिया गया था, वो था राइट टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। ये ऑप्शन नंबर बी, ये आर्टिकल 44 के द्वारा ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब हो गया है। आर्टिकल 300 में, आर्टिकल 300 में इसे डाल दिया गया, 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को। तो यानी कि आर्टिकल 19 से इसे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वंस द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड द राइट of a citizen to move to the Supreme Court for the enforcement of his fundamental right is suspended by, अगर इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी अगर लगा दिया जाता है तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसका इन्फोर्समेंट बंद कर दिया था किसके द्वारा, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा जब भी फंडामेंटल राइट का, जब भी इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन होता है और अगर प्रेसिडेंट अगर ये बोलते हैं कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया है, तो ये प्रेसिडेंट का ही अधिकार होता है कि वो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सके। अगला क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर, यानी कि आर्टिकल 368 के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत भी फंडामेंटल राइट्स को रिपील नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, तो क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बैक स्ट्रक्चर होने का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी केस हुए हैं उसके बाद धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है और किसे भी आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसीलिए इसे आर्टिकल 368 के द्वारा भी अमेंड नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन सा जो डिफरेंस है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एम्ड एट प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर, ये बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सोशल वेलफेयर के बारे में बात करता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स आर फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट इंक्रोचमेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट अगर कोई कानून बनाती है उससे अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है आपके अधिकार को बचाने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस ऑन स्टेट एक्शन, ये बिल्कुल अभी
पहले भी डिस्कस किया है हम लोगों ने, स्टेट एक्शन को लिमिट करता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बात करता है, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के बारे में बात करता है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के बारे में बात करता है। तो ये हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के समय ही इसे इंक्लूड किया गया, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले से ही इंक्लूडेड है। फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अमेंडेड। ये बिल्कुल गलत है, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडेबल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी अमेंडेबल है, यानी कि दोनों में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है कि द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिपेंड्स मोस्ट ऑन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो इसका इन्फोर्समेंट क्या कब किस पर डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। इसी के कारण जो है इसे जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया है, क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसमें ये बात हुई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी जस्टिसिएबल बनाया जा सकते हैं, यानी कि आप किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लंघन हो रहा है या फिर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसीलिए इसे जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आर फाउंड इन। ये कहाँ पाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर प्रोवाइडेड बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से प्रोवाइड किया गया इंडिया में? तो ये किया गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके बाद जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। ये आपको याद रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये दोनों आपको याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसएसआर से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स ये लिया गया है यूएसए से, राइट्स ऑफ बिल जो है यूएसए का, उससे लिया गया है राइट्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है? क्या दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, ये बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। दे आर प्राइमरली मोरल ड्यूटीज़, ये बिल्कुल मोरल ड्यूटीज़ है, इसके अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन भी करते हैं तो आपको इसके खिलाफ कोई सज़ा नहीं दी जा सकती है। और दे आर रिलेटेड टू एनी लीगल राइट्स, ये किसी लीगल राइट से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसका दोनों सही हो जाएगा। ये ना ये इन्फोर्सेबल है, यह केवल एक मोरल ड्यूटीज़ है और इसको लीगल राइट से कोई लेना देना इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये 11 मेंशन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनेक्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज जो दिए गए हैं वो क्या है? तो है नो मोर देन मीन टू क्रिएट साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजन्स एंड ऑफ एजुकेशनल वैल्यू, यानी कि अभी पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यह केवल एक मोरल वैल्यूज़ है, यानी कि आपको कुछ कंडीशन दे दिए गए हैं, आपको उस कंडीशन को सिर्फ फुलफिल करना है, उसके अगेंस्ट में ना ही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ना इसके अगेंस्ट में कोई आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। यह केवल एक साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, आपका मोरल को बढ़ाने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के आधार पर इसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया स्वर्ण सिंह कमेटी पर, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम क्या है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अब कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो इट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट, कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया, ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A, ये 4A में ऐड किए गए हैं। और दे आर नॉट जस्टिसिएबल, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये देखना है हम लोगों को। तो दिया गया है आर्टिकल
26 of the Constitution of India states that subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have right. आर्टिकल 26 के अंदर क्या क्या राइट होंगे? तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू राइट एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेज, ये बिल्कुल सही है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, रिलीजन में भी अगर कोई किसी प्रकार का रिलीजियस मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और टू एक्वायर एन इमूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसे आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सब सही हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुल मिला के 1000 क्वेश्चन का जो 1000 क्वेश्चन का जो वादा मैंने आपसे किया है कि 1000 क्वेश्चन को इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, वो आने वाले लेक्चर में 50 क्वेश्चंस करके उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP से जुड़े हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।